टूरिज्म में एक केरला में एक मंदिर है, उसमें श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, तो उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। तो कहा जाता है कि वो इंडिया का एक लौता ऐसा टेम्पल है जहाँ पे इतना सारा मतलब हीरे जवाहरात पैसा इतना सारा है कि अगर पूरे इंडिया के लोगों में बांटा जाए तो एक एक इंसान को फिर भी 20-20 हज़ार आराम से मिल सकता है। तो मतलब उस मंदिर की कुछ अलग ही कहानी है। आप देख रहे हैं द तर्कस और हमारे साथ उपस्थित हैं दिल्ली से पूजा सिंह, और आज हम बात करेंगे तमाम हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए एक खुला आकाश है। तमाम सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के वह अपना एक बेहतरीन भविष्य बना सकते हैं। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे, क्योंकि लोग कुछ गिने चुने सपाट रास्तों पर ही चलने के अभ्यस्त हैं और ऊबड़ खाबड़ रास्तों में जो जगह बनाते हैं वो कुछ बड़ा इतिहास रखते हैं। तो पूजा जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को खुद बताएं, अपनी शिक्षा से लेकर के, और जो भी आपका परिचय देना चाहें। प्रणाम, मेरा नाम है पूजा सिंह और मैं 26 वर्ष की हूँ। मैं अभी अपना काम टूरिज़्म फील्ड में कर रही हूँ। तो आज मैं आपको उसी विषय में बताना चाहूँगी कि टूरिज़्म का इतिहास क्या है और टूरिज़्म कैसे हमारे लिए ज़रूरी है। तो टूरिज़्म आज से लगभग 13th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम किसी ने सोचा था कि हाँ टूरिज़्म भी कुछ होता है, लेकिन ये फॉरेन लोगों ने सोचा था, मतलब यूरोप और वहाँ के जो ग्रुप आए थे उन्होंने सोचा था कि हम टूरिज़्म करते हैं, इंडिया का कल्चर क्या है वो जानते हैं। लेकिन इंडिया में टूरिज़्म उससे भी बहुत पहले से चला आ रहा है। तो पहले क्या होता था, जब आदि मानव थे तो उन्होंने अपने आसपास खाने का जो भी उनका सोर्स था वो ढूंढा, लेकिन जैसे जैसे वो खाते गए, अब वो तो मतलब दोबारा उपज नहीं हो रही थी, उन्हें पता भी नहीं था कि हम कैसे करें। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कहीं और जाएं, वहाँ पे जो मिल रहा है वो लाएं। तो पहली बार टूरिज़्म की शुरुआत उस तरीके से की गई थी, मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो आपको पता ही होगा, पहले व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील से फिर वो सामान इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने लग गए। उसके बाद धीरे धीरे जब लोग निकले देश के विदेश के, तो उन्होंने अलग अलग जगहों को देखा कि यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे ये जगह है। ऐसे ही इंडिया भी एक्सप्लोर किया गया था टूरिज़्म के द्वारा ही। आज टूरिज़्म इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे होता है, लेकिन अभी कुछ कोरोना काल के टाइम पे उसका थोड़ा सा मतलब कम हो गया है। मतलब लोग घूमने में थोड़ा डर रहे हैं क्योंकि उनको संक्रमण का खतरा लग रहा है। उसके विपरीत मतलब आजकल ना युवाओं का सोच ये है कि टूरिज़्म है तो टूरिज़्म में बस हम घूमेंगे और क्लब जाएंगे, नशीले पदार्थ ग्रहण करेंगे और मज़े करेंगे, जबकि टूरिज़्म का असली मतलब इससे बिल्कुल अलग है। टूरिज़्म का असली मतलब ये है कि हम अपनी संस्कृति को जानें, अपने आर्ट कल्चर को प्रमोट करें, देश में ही नहीं विदेश में भी। तो जैसे आपको पता ही होगा, राजस्थान को इंडिया की सबसे कलरफुल सिटी कहा जाता है। सबसे अच्छी जो इंडिया की कल्चर प्रदर्शित होती है वो राजस्थान में ही होती है। आज अगर हम राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट देखेंगे तो वो इंडिया में ही नहीं फॉरेन में भी बिक रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है मुझे कि टूरिज़्म इंडस्ट्री में फॉरेन जो लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, वो ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, लेकिन इंडिया के लोग अपना ही कल्चर नहीं जानना चाहते। उनके हिसाब से बस जगह देखो, फ़ोटो खिंचवाओ और आ जाओ। जबकि टूरिज़्म का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी जगह जाएं, हम जाने कि वहाँ का इतिहास क्या था, वो जगह क्यों घूमी जा रही है। लेकिन आजकल ताजमहल को भी लोग देखने जाते हैं, उनको भी उनकी हिस्ट्री नहीं पता होती। वो जाते हैं, बस फ़ोटो खिंचवाए और आ गए। हमसे ज़्यादा वो विदेशी लोग जो बाहर से आए हैं उन्हें पता होता है कि ये क्या है, ये मकबरा है या क्यों बनाया गया है। तो टूरिज़्म की बहुत सारी हिस्ट्री है और टूरिज़्म के द्वारा हम बहुत कुछ जान सकते हैं। मतलब टूरिज़्म के द्वारा सिर्फ देश का ही नहीं, हम अपना खुद का भी विकास करते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ दे सकते हैं अपने देश को भी। अभी पूजा जी जो आपसे बात कर रही थी
इन्होंने वास्तव में इसके इतिहास की तरफ आपको एक बार इंगित किया है। कभी वास्को डी गामा ने खोजा, कभी कोलंबस ने खोजा, और भारत के ही महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने जो यायावरी की अपनी छाप छोड़ी है पूरी दुनिया पर, उन्होंने वो सब कुछ खोजा जो आज हमारे लिए काफ़ी मंगलकारी हो रहा है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के उन अवशेषों को पुनः ढूंढ करके सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। तिब्बत से उन्होंने कितने सारे ग्रंथों को ला करके फिर भारत में पटक दिया और पूरी दुनिया को एक बार फिर अंधेरे से बाहर करने का काम किया। तो घूमना, घुमक्कड़ी, यायावर होना, ये अपने आप में एक विशिष्ट क्षमता से लैस होने की बात है और इसके जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अलावा उन्होंने अपना एक घुमक्कड़ शास्त्र जैसा लिखा कि अब इसका भी एक शास्त्र हो सकता है। घूम करके ही पूरी दुनिया के लोगों ने घूम कर ही एक दूसरे को जाना और पहचाना। नहीं तो हम कबीलों में रह करके एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं और उनकी भाषा, सोच, संस्कृति, विचार, किसी चीज़ को हम नहीं जान पाते। तो एक दूसरे से तार जोड़ने का काम इस यायावरी ने किया है और इसकी कितनी कीमत है ये आप लोग समझने लगे हैं। अभी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस तरह के कदम उठाए हैं कि हम अपने सारे ऐसे प्रमुख स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे और वहाँ लोग आएँ, उसको जानें और अपनी भारत की ही विविधताओं को जानें। उसकी तमाम संस्कृति को अगर हम जानेंगे तो हम एक संपूर्ण और समग्र भारतीय बन पाएंगे, मानव बन पाएंगे, नागरिक बन पाएंगे और हमारा ज़्यादा बेहतर कुछ हो सकता है। पूजा जी, आप अपने जैसे और विद्यार्थियों के लिए, लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि हमें पता है कि आज टूरिज़्म सेक्टर इंडिया में बहुत ही बड़ा सेक्टर हो चुका है। ऑलमोस्ट हर यूथ, हर एज के ग्रुप के लोग, कोई तीर्थ पे जा रहा है, कोई अपने अच्छे उसके वातावरण चेंज के लिए जा रहा है, लेकिन घूम सब रहे हैं। लेकिन एक बात देख के जो मतलब दुख होता है वो ये है कि अगर कोई कहीं घूमने जा रहा है, वो चिप्स के पैकेट ले जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले जाते हैं और उन पैकेटों को वहीं छोड़ देते हैं। वो जाते तो हैं उनकी सुंदरता देखने के लिए, लेकिन खुद उनको ख़राब करके आते हैं। तो मतलब टूरिज़्म का एक और सेक्टर है सस्टेनेबल टूरिज़्म या रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म। उसमें यही चीज़ को मतलब पॉइंट आउट किया है कि हम किस तरीके से घूमने भी जाएं और उस जगह को वैसा ही रखें जैसे उसकी सुंदरता है अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। अब कुछ लोग हैं, वो आजकल केदारनाथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध हो रही है युवाओं के बीच में। वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिंग करने को मिलती है, उन्हें थोड़ा थ्रिल फील होता है, एडवेंचर फील होता है। लेकिन अगर आप भी देखेंगे इंटरनेट पे तो बहुत सारी वीडियो ऐसी वायरल हो रही है कि वहाँ पे मंदिर के सामने ही लोग बैठ के धूम्रपान कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और वहीं पे सारा फेंक के आ जाते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहीं टूरिज़्म जा रहे हो, किसी भी जगह पे घूमने जा रहे हो, आप इसलिए जा रहे हो कि वातावरण चेंज हो, वहाँ की जगहें देख के, वहाँ की चीज़ें देख के आपका अंदर का मन खुश हो। लेकिन अगर आप खुद ही वहाँ पे गंदा करके आएंगे तो आपके पास जो लोग जाएंगे वो क्या देखेंगे वहाँ पे। और कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी में वहाँ पे श्री विवेकानंद स्वामी का है, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया था। वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है पूरी, जहाँ पे उनके बारे में एक एक फ़ोटोज़ में लिखा है, पूरी किताबें हैं उनके बारे में। तो मतलब अगर आप घूमोगे तो आप भारतीय संस्कृति को अच्छे से समझ पाओगे। मेरा यही मतलब मुझे जो अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है वो ऐसा ही हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि आज का यूथ ट्रैवल को सिर्फ नशे और उससे रिलेट ना करके अपनी संस्कृति को जानने में भी फोकस करे तो ज़्यादा मतलब कुछ हो सकता है इंडिया के यूथ का। नौजवान एक खोजी मानसिकता से, खोजी दृष्टि लेकर के अगर वो भ्रमण करेंगे, अपने देश का देशाटन करेंगे, देश भर को जानेंगे, तो देश और विदेश की तमाम जानकारियाँ उन्हें एक श्रेष्ठ मानव के रूप में स्थापित करेंगी। और ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, निरंतर अपने में कुछ जोड़ना, कुछ अध्ययन करना, कुछ अपनी समझ को बढ़ाना, कुछ अपने ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञानवर्धन करना। इसकी कोई सीमा नहीं है। तो पूजा जी ने अभी कुछ जानकारियाँ दी और एक वीडियो में हम बहुत सारी बातें नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। हम चाहेंगे कि आगे फिर आपसे कुछ अलग इंटरव्यू हम करेंगे जो किसी खास जगह को लेकर के होगा कि वहाँ टूरिज्म के हिसाब से क्या खास चीज़ें हैं और वो हमारे लोगों को, नौजवानों को क्यों देखना चाहिए।
और मैं अंत में पूजा जी के इस बातचीत के संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि हर नौजवान को टूरिज्म से जुड़ना चाहिए और जानकारियाँ रखनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, कुछ जगह पहुंचकर कुछ अध्ययन करके, ताकि हम जब पहुँचें तो उसका पूरा का पूरा लाभ पहले से अगर जानकारी रखते हैं तो हम अधिक लाभ उठा पाएंगे और उसको ज़्यादा महसूस कर पाएंगे। तो आपने हमको समय दिया, पूजा जी ने जानकारियाँ मिली, तमाम हमारी बहनें बेटियाँ इस दिशा में सोच सकती हैं, देशाटन कर सकती हैं, टूरिज्म कर सकती हैं और दूसरों को भी एक गाइड के रूप में भी मदद कर सकती हैं। तो ये पूरा एक रोचक और मनोरंजक और साहसिक विषय है, एडवेंचरस काम है। वीडियो बहुत लंबा हो जाए इसलिए मैं ज़्यादा बात न कह के अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप अपने इस टूरिज्म का कोई अनुभव ऐसा बताएं जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा हो या कोई दिक्कत हुई हो, ऐसा कुछ अगर ध्यान में है तो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा लास्ट टूर जो था वो साउथ का था। तो जैसे कि ये नॉर्थ साइड में जो दिल्ली जैसे स्टेट हैं, वहाँ पे आपको पता ही होगा कि लड़कियाँ अगर 7-8 बजे के बाद बाहर घूमें तो उन पर बहुत ही खतरा होता है। लेकिन वही हम जब साउथ गए तो वहाँ पे हम मतलब बिल्कुल ही फ्री थे, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे जितने लोग थे, आपको सिस्टर और अम्मा, वहाँ का जो लैंग्वेज है उसमें ही मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड लोग थे, दूसरों को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। तो ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और एक और चीज़, आजकल जैसे हम नॉर्थ में जो रहते हैं, वो जब मंदिर जाते हैं कोई जीन्स पहन कर जाता है, कोई शॉर्ट ड्रेस या कुछ ऐसे अलग कपड़े, मतलब जो उस जगह के अकॉर्डिंग नहीं होते। वहीं अगर साउथ के मंदिरों में आप जाएंगे तो वो आपको अंदर घुसने नहीं देंगे जब तक आपने लुंगी या साड़ी ना पहनी हो। तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वहाँ के लोग मतलब अपनी संस्कृति को लोगों को देना चाहते हैं। वही नॉर्थ में ये सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो मेरे को यही चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। पूजा जी, कभी आप पूना जा पाई जहाँ सावित्रीबाई फुले ने एक शिक्षा का अभियान चलाया, एक ज्योति जलाई, अलख जगाई ज्योतिबा राव फुले के साथ मिल करके? क्या कभी वहाँ जाने का अवसर मिला? आपको मालूम है कि पहली महिला शिक्षिका भारत की वो रही हैं? हाँ जी, पुणे तो मैं गई थी, लेकिन हमारे पास पुणे में एक ही दिन का टाइम था तो हम लोग इतना घूम नहीं पाए थे। उसके बाद पुणे में हम लोग गए थे शनिवार वाड़ा, जहाँ पे बाजीराव और मस्तानी का हुआ था, लेकिन बाकी हम घूम नहीं पाए थे। तो सावित्रीबाई फुले के बारे में मेरे को तब पता चला जब मैं कॉलेज में थी और हमें प्ले करना था टीचर्स डे पे। तो वो पहली शिक्षिका थी, तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया गया था उस टाइम, मतलब अगर वो सड़क से भी गुजरती थी लोग पत्थर मार के कहते थे कि ये हमारी बहू बेटियों को ख़राब कर रही है। तो वो सब जब मैंने खुद प्ले किया तब मेरे को पता चला उनके बारे में और जान के बहुत अच्छा लगा कि अगर ऐसे ही औरत साहस करती रही तो कुछ ना कुछ मतलब आगे बड़ा होता ही है। अगर औरतें घर में बैठी रहेंगी तो ऐसे ही औरतों को दबाया जाएगा, किसी ना किसी को उठना पड़ेगा और करना पड़ेगा। किसी न किसी को उठना पड़ेगा और करना पड़ेगा। आपने और कुछ प्ले किए होंगे, सरसरी तौर से कुछ बताएं अगर कुछ और प्ले किए हैं तो। हाँ, बाकी तो मतलब ऐसे ही प्ले थे कि क्रांतिकारियों के, जैसे भगत सिंह का था और सारे प्ले इस टाइप में थे। लेकिन टीचर्स डे पे जो हमने मेन प्ले किया था वो सावित्रीबाई फुले पे था। और एक और प्ले हमने किया था तो वो किसी महान हस्ती पे तो नहीं था, लेकिन वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में था कि कैसे एक लड़की को अगर वो 12वीं पास कर रही है तो उसके बाद सीधा ये सोच होती है कि उसकी शादी करवा दी जाए या घर बसवा के उसको भेज दिया जाए। तो हमने जो प्ले किया था उसमें यही था कि एक लड़की थी जिसके बहुत ही अच्छे अंक आए थे, उसने टॉप किया था, लेकिन फिर भी उसके माता पिता उसकी शादी करवा रहे थे। तो इस विषय पे हमने जो प्ले किया था उसमें ये था कि उस लड़की को मतलब उसके माता पिता को समझा के उस लड़की को आगे पढ़ने दिया और आगे वो IAS ऑफिसर बन के दिखाया उसने। बहुत अच्छा लगा। टीचर्स डे पर अगर सावित्रीबाई फुले का मंचन आपके इंस्टीट्यूट में हुआ है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि आधी दुनिया जिनको हम कहते हैं एक तरह से पूरी दुनिया को प्रभावित करती है नारी, और पहली महिला शिक्षिका। आज तमाम हमारी पढ़ी लिखी बहनें भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती कि कौन है भारत की प्रथम महिला शिक्षिका जिनको हम शिक्षा की देवी भी कह सकते हैं। तो वो
और हमारे देश में तमाम लोगों को भारत रत्न मिला है, तमाम लोगों को सम्मान मिला है, तमाम तरह के सम्मान मिले हैं। तो जायज़ है और एक सवाल बनता है कि क्या सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि नारियों को अभी तक भारत रत्न मिलने में जो उसकी फहरिस्त है, जो लिस्ट है, उसमें अभी वो स्थान नहीं मिल पाया है। इसलिए हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या सावित्रीबाई फुले और उनका सहयोग करने वाली फातिमा शेख, जिन्होंने अपना घर मुहैया कराया था उनको शिक्षा के लिए, और ज्योतिबा फुले, इन तीनों लोगों को जो एक महान कार्य किया गया उस संयुक्त रूप से भारत रत्न मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मेरी सोच यही है कि अगर कोई महिला किसी भी क्षेत्र में, ज़रूरी नहीं है कि वही, लेकिन कोई भी महिला अगर किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर रही है, अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित कर रही है कि वो कुछ करे, तो ऐसे लोगों का सम्मान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को देख के ही फिर और महिलाएं प्रेरित होंगी कि हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उनको कुछ अच्छा देकर जाए। जैसे उन्होंने हमें एजुकेशन दी तभी मैं आज यहाँ बैठी हूँ, तभी मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है या जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है। तो हमें भी अपने जीवन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम इस दुनिया में आए हैं, अपना खाएंगे, पिएंगे, कमाएंगे और ख़त्म। हमें कम से कम किसी एक इंसान की ज़िंदगी बदलने का सोचना चाहिए कि हम किसी एक इंसान के लिए मरने से पहले कुछ अच्छा कर जाए। तो मेरा भी एम यही है कि कम से कम मरने से पहले, ज़्यादा नहीं तो किसी एक इंसान की ज़िंदगी ज़रूर बदल के जाओ। मरने से पहले किसी की ज़िंदगी में ज़रूर सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए, ये आपकी सोच है। और मैं चाहूँगा आपकी बातचीत के संदर्भ में अपने दर्शकों से, खासतौर से महिलाओं से, बहनों से, कि सावित्रीबाई फुले जिन्होंने इस देश की शिक्षा का एक रास्ता खोला, उनकी तस्वीर हमारे घरों में होनी चाहिए, क्योंकि उनसे हमको प्रेरणा मिलती है। और आज की बात हम यहीं तक करेंगे, फिर अगली मुलाकात में आपकी बात फिर कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।